हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज कोटली का जो अगला जो पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कोटली का जो इम्पोर्टेंट जो कहते हैं प्रसिद्ध और पॉपुलर जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, तो उसी के बारे में, उनकी विषय वस्तु के बारे में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने इनके बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और कोटली का परिचय देखा था। तो आज हम बात करें, वैसे देखिए अर्थशास्त्र जो है वो नाम भले ही अर्थशास्त्र हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये राजनीति पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें लगभग अगर बात करें तो 15 अधिकरण हैं, ठीक है ना, जिसको हम भाग कह सकते हैं। और अध्याय की बात करते हैं तो 18 अध्याय हैं। ओके, और अध्याय यानी जिसको हम लेसन कह सकते हैं। और इनके जो प्रकरण है वो 150 यानी इस विषय वस्तु में ये समेटा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है, और ये रचना गद्य और पद्य दोनों में रची गई है। यानी एक संपूर्ण काव्य होता है ना, उस प्रकार से कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें हमने नोट करी है और बाकी हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए स्लेटोर ने क्या कहा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सर्वाधिक जो ध्यान देने वाले योग्य जो विचार हैं वो किसके हैं? कौटिल्य के हैं। इन्होंने कहा, यानी जब ये प्रकाशन में आया, जब सामने आया ये जो ग्रंथ है, तब स्लेटर ने कहा कि भाई प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य कोई अगर विचारधारा है तो वो कौटिल्य की विचारधारा है। क्लियर? अब देखिए इनके जो हम बात करते हैं कि इनके 15 अधिकरण हैं। कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण। इस 15 अधिकरणों को हम सार रूप में आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 15 अधिकरण। क्लियर? पहला यहाँ पर हम बात करें तो ये जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण जो दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग जो पहला है वो देखें विनयाधिकारिक। अब विनयाधिकारिक जो पहला अधिकरण है, या मान लीजिए पहला जो खंड है, इसमें राजा के नियम का निरूपण किया गया है। यानी राजा के लिए नियम बताया गया कि राजा किस अकॉर्डिंग कार्य करेगा और इसके क्या उत्तरदायित्व होंगे। और इसी प्रकार से अधिकरण नंबर 2 यानी जो पार्ट 2 है, उसका खंड भाग है, उसमें अध्यक्ष प्रसार के बारे में। अध्यक्ष प्रसार का मतलब है कि भाई एक राज्य में कितने अध्यक्ष हैं और उनका क्या क्या कार्य होगा। तो देखिए अध्यक्ष प्रसार, शासन के प्रमुख अध्यक्षों का कर्तव्य एवं उसके विभागों का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? विभागों के। भाई वो जो मंत्री है वो कौन से विभाग से होंगे, उनके क्या काम होंगे, कर्तव्य होंगे। आगे देखिए थर्ड जो इसका अधिकरण है उसमें धर्मस्थीय कहा गया। धर्मस्थीय का मतलब होता है न्यायाधीश, और न्यायाधीशों से जुड़े हुए विषय हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इनमें धर्मशास्त्र के अनुसार व्यवहार के निरूपण के बारे में कहा गया है। व्यवहार के निरूपण के बारे में कहा गया है। एंड जो फोर्थ नंबर अधिकरण है कंटक शोधन। कंटक शोधन तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें अपराधियों के दंड देने के नियम, कि भाई अपराधी हैं तो उसके दंड देने के नियम और कौन किस प्रकार से दंड दिए जाएंगे उसके बारे में, उसके मेथड के बारे में, यानी उसकी पद्धति के बारे में बताया कि भाई अपराधी है तो उसे दंड दिए जाएंगे, तो क्या नियम है और किस प्रकार के दंड मिलेंगे, इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है इसमें थर्ड में। फोर्थ में आगे बात करते हैं जो फिफ्थ अधिकरण है उसमें योगाव्रत। योगाव्रत एक्चुअली क्या होता है कि राजा के आराधन के ढंग के योग को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि राजा के प्रति उनके अधिकारियों के, उनके कर्मचारियों के क्या कर्तव्य हैं, और वे अगर उनका पालन करते हैं या नहीं करते हैं, तो उस संदर्भ में जो लिखा गया है अधिकरण वो है योगाव्रत। क्या है? योगाव्रत। समझ लीजिएगा। 6 नंबर जो है इसके अधिकरण में वो मंडत योनि। अब मंडत योनि में क्या है? तो देखिए शत्रु राजाओं को अपने वशीभूत करना, यानी एक राजा के द्वारा अपने शत्रु को कैसे अपने वश में रखने का, तो उसका उपाय, उसके बारे में जो बताई गई बातें हैं या उपाय हैं वो 6 अभिकरण में रखे गए हैं। और 7वां जो अभिकरण है प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, वह है साठ गुण्य। साठ गुण्य मतलब एक कह सकते हैं विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है ना, मतलब अपने अकॉर्डिंग समझना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 6 सूत्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति पर प्रकाश डाला है। 6 सूत्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश मतलब नीति पर प्रकाश डाला गया है। यानी इस तरह से 60 गुण नीति का मतलब ये समझना कि फॉरेन पॉलिसी आज के समय होती है ना, बस वही है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर, तो इसमें व्यसनाधिकारिक, यानी इसमें समस्त प्रकार के जो व्यसन, जो आदत होती है, उनके बारे में कहा गया कि कौन कौन से जो व्यसने हैं वो राज्य में हो सकते हैं
और व्यसन का मतलब होता है ना कि भाई मतलब बुरी आदतें हैं उनके बारे में कहा गया है। तो कौन कौन से इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार से बात करते हैं 9 नंबर, यानी 9वां जो अधिकरण है वो है अभियास्य कर्म। अभियास्य कर्म, ठीक है। अब देखो अभियास्य कर्म जो अधिकरण है इसमें क्या कहा गया है कि दूसरे राज्य पर आक्रमण करने को अभिष्या कर्म कहा गया है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरे राज्य पर आक्रमण को अभिष्या, ठीक है ना। दूसरे राज्य पर जैसे आक्रमण करते हैं तो उसे अभिष्या कहा गया है। इसका थोड़ा वर्ड को एकदम से कर लेते हैं। अभिया, अभियास्य कर्म कहाँ है, क्या कहा है, अभियास्य क्रम कहा गया। तो अब इसमें एक चीज यहाँ से तो क्लियर हो गई कि अभियास्य क्रम क्या है, उससे समझ में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भाई दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते हैं तो उसे अभियास्य क्रम कहा जाता है। और अतः अधिकरण में इस विषय पर चर्चा की गई है। तो बस यही, यानी आक्रमण करते हैं उस संदर्भ में क्या जानकारी या क्या कुछ चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, तो बस वही इसमें उल्लेख किया गया है। इस पर चर्चा, यानी इस अधिकरण में बस इसी पर चर्चा की गई है। और जो अपने 10 नंबर जो अधिकरण है जिस पर हम आपको समझाते हैं तो वो है साग्रामिक। साग्रामिक, अब देखिए साग्रामिक की अधिकरण जो है ये 10वां अधिकरण, इसमें कहा गया है कि रणनीति, यात्रा और रण संबंधी नियमों का उल्लेख, क्या किसमें कहा गया है, रणनीति। एक तो यानी क्या रणनीति होनी चाहिए राजा की, राज्य के लिए। इसके अलावा वो रण यानी युद्ध करते तो रण यात्रा के समय, जैसे मान लीजिए बड़ी लंबी यात्रा है, युद्ध पे जाना है, तो उस समय क्या यात्रा होनी, युद्ध के लिए क्या यात्रा होनी चाहिए, क्या रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो चीजें का उल्लेख होगा। एंड रण संबंधी नियमों का उल्लेख, रण संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं 11 जो अधिकरण है वो है संघव्रत, संघव्रत, ठीक है ना। क्या है, संघव्रत। अब देखो इसमें क्या कहा गया है एक्चुअली में प्यारे विद्यार्थी, इसको थोड़ा समझिएगा कि संघव्रत के 11 जो अधिकरण है या खंड है इसका, इसमें राज्यों की एकता भंग करने के उपायों का वर्णन किया गया। देखो कहने का मतलब है कि एक राजा है, जैसे यहाँ पर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में ये लिखा है, तो क्या है कि अगर कोई आगे आपका दुश्मन है और उनके राज्य में एकता है तो कैसे उनकी एकता को तोड़ना है, मतलब उनमें फूट डालकर उस राज्य को जीतना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी को यहां पर कहा गया है संघव्रत, ठीक है ना। तो संघ राज्यों की एकता भंग कर, राज्यों की एकता भंग करने के उपाय, ताकि आसानी से जीता जाए। समझ में आ गया, मतलब आसानी से जीता जाए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 12वां अधिकरण। 12वां अधिकरण है वो क्या कहता है, तो 12वां अधिकरण में अबालियस कहा गया। क्या है इसके अधिकरण का नाम, आबलियस। आबलियस नोट कर लीजिएगा, आबलियस, ठीक है। अब देखो आबलियस एक्चुअल में ये जो अधिकरण है इसमें क्या बातें रखी गई है, तो कहा गया कि बलवान शत्रु के द्वारा आक्रमण करने को आबलियस कहा जाता है। यानी कोई बलवान शत्रु आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उसे आबलियस कहा जाता है। बलवान शत्रु द्वारा आक्रमण करने को आबिलियस, ठीक है ना, ये नोट कर लेना, याद रह जाएगा, कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में और जो बताया गया है वो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे समय में जैसे शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया एक निर्बल राजा पर, तो जो शक्तिशाली राजा तो आबलियस कहा गया। अब यहाँ पर उस कंडीशन में जब एक जिस पर आक्रमण किया जा रहा है वो कमजोर राजा है, तो उसे व्यवहार में क्या करना चाहिए, यानी संकट के समय
उसे क्या करना चाहिए, संकट का किस प्रकार से मतलब समाधान करें, तो यही बात यहाँ पर है। निर्बल राजा के संकट के समय प्रतिकार के उपाय। कहने का मतलब बलशाली राजा के द्वारा एक कमजोर राजा पर आक्रमण कर दिया गया है और उस कंडीशन में वो निर्बल राजा है, वो क्या करेगा, तो उसे उस संकट से कैसे दूर करे, कैसे उसका प्रतिकार करे, तो उसके बारे में ही कहा गया है। इसलिए ये आबलियस एक अधिकरण हो गया। नेक्स्ट जो 13वां जो यहाँ पर अधिकरण है आपके समक्ष है, वो है दुर्लभ 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 गोपाय। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। ओके, अब इसको समझिए। जैसे नाम भी थोड़ा टेढ़ा है लेकिन इसका काम बहुत सीधा होगा। यहाँ पर कहा गया है कि शत्रु के दुर्गों को विजय कैसे की जाए। दुर्लभ दुर्ग, देखो दुर्ग यानी दुर्ग हो गया, किला। मैंने कहा था नाम बड़ा है लेकिन काम बड़ा कीजिए। दुर्ग लो वो पाए, यानी कहने का मतलब दुर्ग पर विजय, शत्रु के दुर्गों पर विजय कैसे प्राप्त करें। शत्रु के दुर्गों पर कैसे विजय प्राप्त करें, यानी शत्रु दुश्मनों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, तो बस वही जानकारी इस अधिकरण इस पाठखंड में कही गई है। आगे है औपनिषदक। ठीक है ना, नेक्स्ट है औपनिषदक। अब इसको समझिएगा क्योंकि ये भी एक अधिकरण है, इसका 14वां अधिकरण है। इसमें औषधि और मंत्रों के रहस्य का वर्णन किया गया है। औषधि एवं मंत्रों का वर्णन किया गया है, क्योंकि एक राज्य के लिए औषधि और जो मंत्र हैं और राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि शत्रु को यानी जिसके द्वारा शत्रु को जीता जा सके, जैसे जादू टोना है या टोटका है, कुछ गुप्त रहस्य है, वो सब जानकारी और किस प्रकार से अपने दुश्मनों को हराने के लिए विष का प्रयोग करना है, यानी कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत ही आता है औपनिषदक कि अपने दुश्मन को हराना है। तो इसके लिए आप औषधि और मंत्रों, यानी औषधि का मतलब विष है, किस प्रकार का विष है वो काम लिया जाए, और कैसे मंत्र हैं जो उपयोग में लाया जाए, टोटका वगैरह जो होता है ना, जिससे उसको वशीभूत करके उसको हराने का काम आ सके, तो उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। एंड जो अंतिम 15वां जो अधिकरण है वो है तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति जो अधिकरण है इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि तंत्र का अर्थ है शास्त्र। तंत्र का अर्थ क्या है, शास्त्र है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस अधिकरण में शास्त्र यानी अर्थशास्त्र विषय के निर्णयों की युक्तियों पर प्रकाश डाला गया है। शास्त्र विषयक युक्तियों पर प्रकाश डाला गया है, यानी इस जैसे अर्थशास्त्र के अंदर, शास्त्र का मतलब अभी जैसे ये अर्थशास्त्र है, तो इस अर्थशास्त्र में जो जो बातें लिखी गई है उस बातों को किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाए, यानी कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको लिखा तो गया लेकिन उसका पालन कैसे किया जाए, उसको एक रियलिटी में कैसे उसमें काम में लिया जाए, तो उस युक्तियों के बारे में, उस तरीकों के बारे में बात की गई है। समझ लेना, तंत्र का अर्थ शास्त्र यानी अर्थशास्त्र, तो इसमें जो भी वर्णन है उस वर्णन विषयों के, ये जब विषय है जो है उसको किस प्रकार से इसको उपयोग में लाया जाए, किस प्रकार के तरीके अपनाए जाए, ताकि ये जो विषय जो भी अलग अलग बताए गए हैं वो समझ आ सके। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, तो ये शॉर्ट एंड ब्रीफ सिर्फ एक शॉर्ट ही वीडियो था, और इस शॉर्ट वीडियो में हमने ये बताने का कोशिश किया है कि जो अर्थशास्त्र है उसकी विषय वस्तु
15 अधिकरणों में क्या क्या बातें हैं वो आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके आगे वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को समझेंगे। यानी कौटिल्य ने एक राज्य के लिए 7 अंग बताए हैं, और वो जो 7 अंग हैं वो एक राज्य के लिए किस प्रकार से काम करते हैं। यानी कौटिल्य ने एक शरीर की तरह राज्य के भी 7 अंग बताए हैं। जैसे अगर अलग अलग बात करें सिर, तो यहाँ पर सिर के यानी शीर्ष के रूप में जो होता है, मतलब शीर्ष, तो वो राजा है। इस प्रकार से यहाँ पर एक शरीर के समान राज्य के कौटिल्य ने 7 अंक बताए हैं, जिसके बारे में अलग से आगे आपकी क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और मुझे भी मोटिवेशन मिले इस प्रकार का इसका रिव्यू आना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव नाइस डे।